सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में लेसन थर्ड चल रहा था और इस लेसन थर्ड का पॉइंट है फल का विकास और पीढ़ी एकांतरण। प्रिय छात्रों, कल के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि बीज का परिवर्धन कैसे होता है, बीज का निर्माण कैसे होता है। उसमें मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी बताए थे, जैसे परिभ्रूण पोष बताया था, एरिल बताया था, केरेंकल बताया था, इसके अलावा ओपरकुलम बताया था। ये चीजें बताई थी और ये बताया था कि ये पॉइंट एक एक नंबर का क्वेश्चन के रूप में आता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो बीज में बदलता है। जब बीजांड बीज में बदलता है उस दौरान बीजांड में पाई जाने वाली संरचनाएं कुछ अन्य संरचनाओं में बदल जाती हैं। यानी बीजांड का भाग होता है, बीजांड के अलग अलग भाग होते हैं, वो बीज के अलग अलग भागों का निर्माण करते हैं। आपको इसमें मैंने बताया था कि बीजांड काय सामान्यतः पूरा काम में ले लिया जाता है, लेकिन कुछ पौधों में बीजांड काय बीजांड के चारों ओर एक पतली झिल्ली के रूप में बचा रहता है। जब किसी पौधे में बीजांड के चारों ओर बीजांड काय शेष बचा रहता है तो उसे कहते हैं परिभ्रूणपोष। और ऐसा परिभ्रूणपोष जो होता है वो उसका एग्जाम्पल मैंने बताया था काली मिर्च। क्या बताया था? काली मिर्च। फिर दूसरा पॉइंट बताया था कि कुछ पौधों के बीजांड के चारों ओर, सभी पौधों में नहीं होता है, बल्कि कुछ ऐसे पादप होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीजांड के चारों ओर मांसल संरचना पाई जाती है और वो मांसल संरचना रसदार होती है, उसमें रस भरा होता है जिसे व्यक्ति खाने के काम में लेता है। ऐसे जो मांसल संरचनाएं पाई जाती हैं और ऐसे फलों को अपन कहते हैं एरिल। क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद में बताया था मैंने कैरेंकल। क्या बताया था? कैरेंकल। और कैरेंकल के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो यूफोरबिएसी कुल के जो पादप होते हैं, अरंड कुल के जो पादप होते हैं, उनके बीजांड द्वार के पास एक सफेद धब्बेदार संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? कैरेंकल कहते हैं। फिर उसके बाद में बताया था मैंने ओपरकुलम। क्या बताया था? ओपरकुलम। और ओपरकुलम के बारे में यह बताया था कि जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, उन एक बीजपत्री पादपों के बीजांड द्वार वाले भाग पर एक पलग नुमा संरचना पाई जाती है और उस पलग नुमा संरचना को क्या कहते हैं? ओपरकुलम कहते हैं। यहां तक की बातें अपने कल के लेक्चर में हो चुकी थी। अब इसी में एक पॉइंट आता है कि भ्रूणपोष के आधार पर जो बीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो इसका मतलब बीज कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। देखिए, पॉइंट आता है बीजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीड्स। और बीजों की जो प्रकार हैं वो किसके आधार पर है? वो है भ्रूणपोष की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर, कि बीज में भ्रूणपोष है या नहीं है, उसके आधार पर बीज कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। पहला आता है अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनियस बीज। फर्स्ट आता है अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज। देखिए, अभ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं? वे बीज जिनमें
भ्रूण के परिवर्धन के दौरान जब भ्रूण का विकास होता है उस दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है। ऐसे बीजों में भ्रूणपोष शेष बचा नहीं रहता है बल्कि पूरा काम में आ जाता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो बीज होते हैं वो भ्रूणपोष रहित होते हैं। ऐसे बीजों को क्या कहते हैं अपन? अभ्रूणपोषी, और इन्हीं को कहते हैं गैर एल्बुमिनियस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीज होते हैं इन बीजों में भ्रूण परिवर्धन के दौरान भ्रूण का जब विकास होता है उस दौरान भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, जब भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है तो इसका मतलब इन बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। इसका मतलब ये जो बीज होते हैं ये बीज भ्रूणपोष रहित होते हैं। क्या होते हैं? भ्रूणपोष रहित होते हैं। और इसका एग्जाम्पल ऐसे कौन से बीज होते हैं? इसका एग्जाम्पल है, देखिए इसका एग्जाम्पल है जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंगफली हो गई, इनके अंदर ऐसे बीज पाए जाते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं अधिकांश द्विबीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादपों में यदि देखें तो चना हो सकता है, मटर हो सकता है, मूंगफली हो सकती है, ये सारे द्विबीजपत्री पादप इसमें आते हैं। और इसको आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख भी सकते हो। जैसे मान लीजिए मूंगफली या चने का अपन दाना उगाते हैं, उगाने के बाद में जब नवोद्भिद पादप बाहर आता है, जब वो बाहर आना शुरू हो जाता है उसके बाद में आप उसको मिट्टी में नीचे खोदेंगे। उसको जब मिट्टी में आप खोदोगे और उसकी जो जड़ें निकलेंगी, रूट निकलेंगी, तो उस रूट के पास देखना आपको ओनली फॉर वहां पर बीज का कवर मिलता है, बीज का आवरण मिलता है और बाकी कोई भाग नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि उस बीज में जो बीज पत्तर थे उनमें जो भोजन था वो कहाँ गया? वो भोजन उस भ्रूण के द्वारा क्या कर लिया गया? अवशोषित कर लिया गया। जबकि इसका उल्टा अगर देखें अपन तो गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, इनमें यदि आप देखोगे तो जैसे बाजरा गेहूं का पौधा बाहर निकलेगा उस समय उसकी जड़ों को खोद के बाहर अंदर देखोगे तो उसकी जड़ों से उस बीज का कोई ना कोई पार्ट, थोड़ा बहुत पार्ट उस जड़ से जुड़ा रहता है। इसका मतलब वहां पर वो जुड़ा हुआ क्यों रह गया, वहां पर आपको क्यों मिला वो? इसका मतलब यह हुआ कि उन पौधों में भ्रूण परिवर्धन के दौरान कंप्लीट भ्रूणपोष का उपयोग नहीं किया गया और उनमें अवशेष के रूप में बचा रह जाता है। तो ऐसे बीजों को कह देते हैं भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज। तो सेकंड आ जाता है, सेकंड है भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज। तो देखिए ये इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा ये हो जाएगा कि वो बीज जिनमें भ्रूण परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि थोड़ा बहुत भ्रूणपोष अवशेष के रूप में बचा रह जाता है, ऐसे बीजों को अपन कहते हैं भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ये बीज जो होते हैं वो भ्रूणपोष युक्त होते हैं, अर्थात इन बीजों में भ्रूणपोष शेष बचा रहता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं अपन कि जो भ्रूण है वो भ्रूण द्वारा संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं किया जाता है। जब संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं किया जाएगा तो भ्रूणपोष शेष बचा रह जाता है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो बीज होते हैं, जो बीज पाए जाते हैं, उन बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित होता है। और इसका यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपको पता है, ये अभ्रूणपोषी क्या है? डाइकोट है, द्विबीजपत्री है। तो फिर द्विबीजपत्री का उल्टा एक बीजपत्री क्या होगा? फिर भ्रूणपोषी। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एक बीजपत्री जो पादप होते हैं, मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं, वो सामान्यतः एल्बुमिनियस सीड के रूप में पाए जाते हैं।
तो इसका एग्जाम्पल हो गया एक बीजपत्री पादप। और एक बीजपत्री पादप के बारे में यदि मैं बात करूं तो कौन सा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे वीट, गेहूं हो सकता है, बाजरा हो सकता है, इसके अलावा मक्का हो सकता है। ये सारे क्या हैं? एक बीजपत्री हैं। तो इस प्रकार से फल जो बीज जो होते हैं वो दो प्रकार के हो गए। एक हो गया आपका अभ्रूणपोषी और एक हो गया भ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी हैं वो द्विबीजपत्री हैं और भ्रूणपोषी क्या हैं? ये एक बीजपत्री हैं। यहां तक की बातें आपके क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात आती है, ये बीज की बातें हो गई। बीज के बाद में आता है आपका फल का परिवर्धन। पॉइंट है फल का परिवर्धन, यानी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स। यानी जिस प्रकार से निषेचन के बाद बीज का विकास होता है और बीज का निर्माण होता है किससे? बीजांड से। उसी प्रकार फल का निर्माण होता है अंडाशय से। किससे होता है? अंडाशय से। तो देखिए, ये आपकी स्त्री केसर है और स्त्री केसर का ये भाग वर्तिका है और वर्तिका के नीचे का भाग फूला हुआ गोलाकार होता है और इस गोल फूली हुई संरचना को क्या कहते हैं? अपन अंडाशय कहते हैं। और ऊपरी भाग जो होता है वो वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, ये क्या है? ये वर्तिकाग्र है जिसे अपन क्या कहते हैं? स्टिग्मा। क्या कहते हैं इसे? स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और ये क्या है? ये वर्तिका है और वर्तिका को अपन क्या कहते हैं? स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। और ये क्या है? अंडाशय। क्या है ये? अंडाशय। और अंडाशय को अपन क्या कहते हैं? ओवरी। क्या कहते हैं छात्रों? ओवरी। और आपको पता है अंडाशय के अंदर क्या जुड़ा होता है? ये क्या जुड़ा होता है? ये बीजांड लगे होते हैं। ये बीजांड होते हैं और बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का। ठीक है, यहाँ पर ये क्या जुड़े हुए हैं? ये बीजांड लगे हुए हैं। और ये जो आपको दीवार दिख रही है, इस दीवार को कहते हैं अंडाशय की भित्ति। क्लियर? तो प्रिय छात्रों, निषेचन के बाद, किसके बाद? जब इन पौधों में निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद में जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में। अर्थात अंडाशय का परिवर्तन किस में हो जाता है? फल में हो जाता है। और फल में होने के साथ साथ क्या होगा कि बीजांड और अंडाशय में कुछ वर्धी हार्मोन संश्लेषित होते हैं और इन वर्धी हार्मोनों के कारण जो अंडाशय की भित्ति होती है, अंडाशय की जो ये भित्ति है, ये जो भित्ति है, ये भित्ति किसमें बदल जाती है? फल भित्ति में, जिसे अपन पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्प। क्लियर? क्या कह रहा हूं मैं कि आवर्तबीजी पौधों में निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है। और जब निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदलता है, उस दौरान बीजांड और अंडाशय में कुछ पादप वर्धी हार्मोन यानी पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी पादप वर्धी हार्मोन जो 5 प्रकार के होते हैं, इन पादप वर्धी हार्मोनों का संश्लेषण होता है और इन हार्मोनों के कारण अंडाशय की भित्ति किसमें बदल जाती है? फल भित्ति में, अर्थात फल की बाहरी दीवार का निर्माण करती है। प्रिय छात्रों, आपको पता है कि जब अंडाशय से फल का निर्माण होता है, यानी जब फल का निर्माण ओनली फॉर अंडाशय से हो रहा है, तो उसे वास्तविक या सत्य फल कहते हैं। यानी फल दो प्रकार के हो जाते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? यहां पर मैं आपको बताऊं कि फल का प्रकार, अगर पॉइंट डालें तो पॉइंट वैसे आपकी बुक में नहीं है, लेकिन बात करूं मैं फल के प्रकार। और फल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक है वास्तविक, एक है वास्तविक या इसे कह सकते हैं सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स। और दूसरा हो सकता है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो सकता है आभासी, आभासी या असत्य फल, असत्य फल। अब ये आभासी और वास्तविक को किसे कहेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फल का निर्माण
फल का निर्माण किससे हो? ओनली अंडाशय से। जब फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे कहते हैं वास्तविक फल। क्या कहते हैं इसे? वास्तविक फल। और ज्यादातर जो फल होते हैं, अधिकांश जो फल होते हैं, उनका निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। तो जब किसी पौधे में फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक फल। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फल का निर्माण केवल अंडाशय से ही नहीं होता, बल्कि फल निर्माण के दौरान अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग भी इन्वॉल्व होते हैं, भागीदार होते हैं, जिनमें भाई दल हो सकता है, दल हो सकता है, पुष्पासन हो सकता है। तो मैं ये कहूं कि जब फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ, अंडाशय तो होगा ही होगा, अंडाशय के साथ साथ बाह्य दल या पुष्पासन जिसे अपन थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस। कहने का मतलब जब फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ बाह्य दल या पुष्पासन से होता है फल का निर्माण, तो उसे अपन क्या कहेंगे? आभासी या असत्य। असत्य क्यों कह दिया? क्योंकि फल का निर्माण हो चाहिए अंडाशय से ही, फल बनना चाहिए अंडाशय से। लेकिन कुछ पौधों में उस फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, बल्कि फल निर्माण के समय अंडाशय के साथ साथ बाह्य दल और पुष्पासन भी भागीदार होते हैं, उनका भी योगदान होता है। तो जब उनका योगदान होगा, इसका मतलब वो सत्य फल तो नहीं है, तो फिर वो क्या है? आभासी फल। और ऐसा फल, आभासी फल, उसका एग्जाम्पल है सेव और नाशपाती। इसका मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो है सेव व नाशपाती। सेव और नाशपाती। और कई बार प्रश्न पूछ लेता है, 4 फलों के नाम देता है और ये पूछता है निम्न में से कौन सा आभासी फल है? निम्न में से कौन सा आभासी फल है? तो सेव और नाशपाती क्या है? आभासी फल है। ठीक है। प्रश्न ये भी डाल देता है कि आभासी जो फल होता है, जो सेव होता है, उसमें खाने योग्य भाग क्या होता है? अपन सेव होता है, देखा होगा आपने, सीजन भी चल रही है अब सेवों की, तो उस सेव के अंदर खाने योग्य भाग क्या होता है? तो सेव में खाने योग्य भाग होता है पुष्पासन, थैलेमस होता है। क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। एक और आती है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में बदल जाता है। देखिए क्या है। देखिए, वैसे नियम ये कहता है कि अंडाशय जो होता है वो निषेचन के बाद, किसके बाद? निषेचन के बाद किस में बदलता है? फल में। फल में परिवर्तित होता है। ठीक है। जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक फल में परिवर्तन नहीं होगा, फल में नहीं बदलेगा वो। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही अंडाशय किसमें बदल जाएगा? डायरेक्ट फल में बदल जाएगा। यानी जो अंडाशय है और इस अंडाशय में क्या नहीं हो रहा? निषेचन नहीं हो रहा, और बिना निषेचन के अंडाशय किसमें बदल गया? फल में बदल गया। ठीक है। अब ऐसे फलों को जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है, ऐसे फलों को कहते हैं अनिषेक फल। क्या कहते हैं? अनिषेक फल। ठीक है। और ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के अंडाशय फल में बदलता है, उस प्रक्रिया या उस प्रोसेस को कहते हैं अनिषेक फलन। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी। क्या कह रहा हूं मैं? जब किसी पौधे में बिना निषेचन के अंडाशय फल में बदल जाता है तो बिना निषेचन के उत्पन्न होने वाले फलों को कहते हैं अनिषेक फल। और जिस प्रक्रिया के द्वारा वो फल उत्पन्न होते हैं उस क्रिया को कहते हैं अनिषेक फलन। क्लियर? और ऐसे जो फल होते हैं उसके मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं। ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है केला हो सकता है, अंगूर हो सकता है, पपीता हो सकता है। और ऐसे जो फल होते हैं जो बिना निषेचन के ही फल बनते हैं, ऐसे फलों में, ऐसे जो अनिषेक फल होते हैं, इन फलों में बीज अनुपस्थित होते हैं, बीज नहीं पाए जाते हैं।
बीज अनुपस्थित होते हैं। अब आप कहोगे साहब अंगूर में तो बीज होता है, तो आपको ये भी पता होगा जो बीज होगा वो बंदे होता है, स्टेराइल होता है, वो फर्टाइल नहीं होता, यानी जनन की जीवन क्षमता नहीं पाई जाती है। क्लियर। यहां पर आजकल क्या हो रहा है, आजकल अनिषेक फल उत्पन्न किए जा रहे हैं, और अनिषेक फल किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, वर्धी हार्मोनों के द्वारा। तो अंडा जो स्त्री केसर की जो वर्तिकाग्र होती है, स्त्री केसर की जो वर्तिकाग्र होती है, इस वर्तिकाग्र पर क्या डालते हैं, वृद्धि हार्मोन। क्या डालते हैं भाई, वृद्धि हार्मोन छिड़क देते हैं। जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी वर्तिकाग्र पर वृद्धि हार्मोन का स्प्रे कर देंगे। अब आप कहोगे साहब ये वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं, तो पौधों में कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं, ऐसे हार्मोन बनते हैं जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं, या तो उनकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे या फिर उनकी ग्रोथ को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, उनको कहते हैं वृद्धि हार्मोन। और वृद्धि हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकमल और एथिलीन, ऐसे 5 होते हैं। तो इन्हें पीजीआर भी कहते हैं। तो ये कहता है कि कुछ पौधों की वर्तिकाग्र पर क्या छिड़क दिया आपने, वृद्धि हार्मोन। अब बात आती है उन 5 में से कौन सा छिड़कें। एक तो हो सकता है ऑक्सिन, और एक हो सकता है जिब्रेलिन। क्या है, जिब्रेलिन। ये उनकी वर्तिकाग्र पर यदि छिड़क दें तो उन पौधों में जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय बिना निषेचन के सीधा कैसे बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। और ऐसे ऐसे अनिषेक फल उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होती है, इसे कहते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। अनिषेक फलन ये कहते हैं। क्लियर। तो प्रेरित अनिषेक फलन को किस वृद्धि हार्मोन द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। आपके यहाँ कंपटीशन लायक भी प्रश्न बन गया, आपके प्रश्न ये बन गया, आपके जैसे मान लीजिए कंपटीशन में ऑप्शन दे दे और ये पूछे निम्न में से कौन सा वृद्धि हार्मोन अनिषेक फल उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो अनिषेक फल उत्पन्न करने में सहायक कौन सा है, एक ऑक्सिन है और एक जिब्रेलिन है। क्लियर। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो आपको मैंने क्या बताया, एक तो फल का निर्माण किससे हुआ, अंडाशय से हुआ। एक बताया मैंने वास्तविक फल किसे कहते हैं, एक बताया मैंने आभासी फल किसे कहते हैं। आभासी फल में मैंने बता दिया, उसका एग्जाम्पल बताया मैंने सेव। एक बताया मैंने सेव में खाने योग्य भाग क्या होता है, पुष्पासन होता है। एक बताया मैंने प्रेरित अनिषेक फलन, यानी जब किसी पादप वृद्धि हार्मोन के द्वारा कृत्रिम रूप से अनिषेक फल उत्पन्न किए जाते हैं तो इसे कहते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। क्लियर। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब इस लेसन का एंड पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आता है पीढ़ी एकांतरण, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लास्ट पॉइंट है इस लेसन का और उसका नाम है पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, जिसे इंग्लिश में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या होता है। देखिए, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनके जीवन चक्र में 2 प्रावस्थाएं एकांतर क्रम में पाई जाती हैं। एकांतर क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी एक बार एक अवस्था आएगी, उसके बाद दूसरी अवस्था आएगी, फिर पहली अवस्था आएगी, फिर दूसरी अवस्था आएगी, फिर पहली आएगी, फिर दूसरी, ऐसे एकांतर क्रम में पाया जाता है, तो उसे कहते हैं एकांतर क्रम। ठीक है। अब आवर्तबीजी पौधों में 2 पीढ़ी कौन कौन सी होती हैं। एक अवस्था तो होती है बीजाणुद्भिद, एक प्रावस्था तो क्या होती है, बीजाणुद्भिद प्रावस्था। ठीक है, इसको स्पोरोफाइट स्टेज कहते हैं, स्पोरोफाइट फेज या स्टेज कहते हैं। और दूसरी प्रावस्था होती है युग्मकोद्भिद प्रावस्था, जिसे गैमेटोफाइट स्टेज कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रावस्था होती है। ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि ये दोनों प्रावस्थाएं एकांतर क्रम में होंगी। इसका मतलब एक बार यह अवस्था आएगी तो दूसरी बार यह अवस्था आएगी, फिर उसके बाद में पुनः यह अवस्था आ जाएगी। इस प्रकार दोनों का एक क्या पाया जाता है,
क्रम पाया जाता है। ठीक है, ये जो प्रावस्था होती है इसकी मैं बात करूं, ये प्रावस्था ये जो प्रावस्था होती है वो द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित। ये प्रावस्था होगी द्विगुणित और ये प्रावस्था होती है अगुणित। ठीक है, ये जो प्रावस्था होगी ये दीर्घकालिक होती है। क्या होती है? दीर्घकालिक। ठीक, और ये स्वपोषी होती है। क्या होती है? स्वपोषी। इसके अलावा दूसरी बात बताऊं, ये जो प्रावस्था होती है वो जड़, तना और पत्ती में बटी होती है। किसमें बटी होती है? पत्ती में। ये जो प्रावस्था होती है ये अल्पकालिक होती है, अल्पकालिक होती है, और ये स्वपोषी न होकर के विषमपोषी होती है। क्या होती है? विषमपोषी। ठीक है, इसका दीर्घकालिक का मतलब होता है ये प्रावस्था लंबे समय तक पाई जाती है, स्थायी अवस्था होती है, ये स्थायी अवस्था होती है और अपना भोजन स्वयं बनाती है। ये बीजाणुद्विद प्रावस्था होती है। इस अवस्था में जो पादप होता है वो जड़, तना और पत्ती में बटा होता है। यहाँ पर युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, अल्पकालिक होती है, थोड़े समय के लिए होती है और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती बल्कि अपने भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड होती है? बीजाणुद्विद पर। और ये अवस्था थोड़े समय के लिए होगी, इसका मतलब ये क्या होगी? अस्थायी होगी। अब ये अवस्था कैसे आती है ये देख, ये तो एक टेम्परेरी इनका मैंने विशेषता बताई है मैंने। ठीक है, अब कैसे आती है आपको पता है। सबसे पहले निषेचन के समय नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नर युग्मक के रूप में क्या है? नर युग्मक के रूप में नर केंद्रक है। नर केंद्रक है जो परागनलिका द्वारा मुक्त किया जाता है। नर केंद्रक किसके साथ संलयन करता है? अंड कोशिका के साथ। किसके साथ संलयन करता है? अंड कोशिका के साथ। अब आप अंड कोशिका कहां पाई जाती है? भ्रूण कोश में अंड समुच्चय के बीच वाले जो कोशिका होती है क्या कहलाती है? अंड कोशिका। आपको पता है ये भी एन है, ये भी क्या है? एन है। ये दोनों आपस में संलयन करेंगे, संलयन करेंगे तो एक द्विगुणित संरचना बनेगी और इस द्विगुणित संरचना को क्या कहते हैं अपन? युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। और युग्मनज के द्वारा किसका निर्माण होता है? बीजाणुद्भिद का। किसका निर्माण होता है? बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। इसका मतलब है जो बीजाणुद्भिद है इस बीजाणुद्भिद की प्रथम कोशिका क्या है? युग्मनज। यानी इस द्विगुणित युग्मनज को बीजाणुद्भिद प्रावस्था की क्या कहते हैं? प्रथम कोशिका कहते हैं। अब आपको पता है कि ये बीजाणुद्भिद बनेगा, बीजाणुद्भिद धीरे धीरे क्या करेगा? वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा तो जड़ बनेगी, तना बनेगी, पत्ती बनेगी, यानी वो एक पादप का रूप ले लेगा। पादप धीरे धीरे क्या करेगा? वृद्धि करेगा, कायिक वृद्धि करेगा, वो उसकी लंबाई बढ़ेगी और जब लंबाई बढ़ेगी तो निश्चित समय बाद में उसमें क्या उत्पन्न होंगे? पुष्प उत्पन्न होंगे। क्या उत्पन्न होंगे? पुष्प। और पुष्प आपको पता है पौधे का क्या है? लैंगिक अंग होता है। क्या होता है? लैंगिक अंग। अब जो पुष्प होता है यहां पर आपको पता है इसमें क्या उत्पन्न हो गए? इसमें पुष्प उत्पन्न हो गए। और पुष्प क्या है? पुष्प पौधे का लैंगिक भाग है, यानी लैंगिक जनन के लिए आवश्यक भाग है ये। अब आपको पता है इस पुष्प में दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं? एक तो है नर जननांग, एक तो क्या है? नर जननांग, और एक क्या है? मादा जननांग। ठीक है, अब नर जननांग के रूप में क्या पाया जाता है? नर जननांग के रूप में पुंकेसर। क्या पाया जाता है? पुंकेसर। और मादा जननांग के रूप में क्या पाया जाता है? यानी स्त्री केसर। क्या पाया जाता है? स्त्री केसर। अब पुंकेसर में किसका निर्माण होगा? पुंकेसर में पुंकेसर की स्ट्रक्चर अपन पढ़ चुके हैं। पुंकेसर की जो पालियां होती है उसमें लघु बीजाणु बनते हैं या परागकण बनते हैं। यानी पुंकेसर में क्या बनेंगे? लघु बीजाणु कह सकते हैं, लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु को अपन क्या कह सकते हैं? परागकण। और परागकण जो होता है वो किसकी तरह कार्य करेगा? वो करेगा नर युग्मकोद्भिद की तरह। किसकी तरह कार्य करेगा? नर युग्मकोद्भिद की तरह। और परागकण क्या होता है? अगुणित। इसी प्रकार स्त्री केसर में क्या बनेगी? अंड कोशिका। क्या बनेगी? अंड कोशिका। और अंड कोशिका भी क्या होती है? अगुणित। और ये किसकी तरह कार्य करेगा? मादा युग्मकोद्भिद की। इसका मतलब है उस पौधे में अगुणित प्रावस्था आ गई। पहले कौन सी प्रावस्था थी? द्विगुणित। और यहां पर कौन सी प्रावस्था आ गई? अगुणित। ठीक है, परागकण बन गया और अंड कोशिका बन गई। अब आपको पता है कि परागकण